हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एमडी सर हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे। इस अध्याय में केवल एक ही प्रश्नावली है, फिर भी बच्चों को यह अध्याय बहुत ही टफ लगता है क्योंकि इस अध्याय में ज़्यादातर थ्योरेटिकल टर्म का इस्तेमाल हुआ है, मैथमेटिकल टर्म का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस अध्याय में बहुत सारी चीज़ें हमें याद करने के लिए दिया है, जबकि गणित में हम अक्सर प्रश्नों को हल करते हैं, जिससे बच्चे डर जाते हैं कि इतना सारा थ्योरी कैसे याद करेंगे। जिस वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं और इस चैप्टर को स्किप करके डायरेक्ट अगले चैप्टर में चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग एमडी सर के यूट्यूब चैनल में आए हैं। इस वीडियो में मैं इस अध्याय को इतना आसान भाषा में बिल्कुल सरल करके एग्जाम्पल के साथ इस तरह समझाने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से बगैर स्किप किए पूरा देख लेते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को बाकी सभी चैप्टरों से आसान लगने लगेगा। तो आइए इस प्रश्नावली को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन इस प्रश्नावली 5.1 को शुरू करने से पहले हम लोग प्रश्नावली का परिचय करेंगे कि इस प्रश्नावली में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिससे प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए इस प्रश्नावली का परिचय शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस अध्याय का जो नाम है उसमें पहला वर्ड ही यूक्लिड है। तो पहले हम लोग यूक्लिड के बारे में ही जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यूक्लिड प्राचीन यूनानी गणितज्ञ थे। इन्हें ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है या फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड प्राचीन यूनानी गणितज्ञ थे जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने गणित से संबंधित कुछ परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणाएं दी है। इन्हीं के बारे में हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो हम लोग इस प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ेंगे? इस प्रश्नावली में हम लोग परिभाषा, अभिगृहित और अभिधारणाएं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इन्होंने उपयुक्त तीनों के आधार पर प्रमेय के बारे में भी बताया है। अब साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है? साथ ही साथ इन्होंने इन तीनों के आधार पर क्या बताया है? एक चौथा चीज़ हमको प्रमेय के बारे में बताया है। तो टोटल हम लोग इस प्रश्नावली में कितने चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या? परिभाषाएं, अभिगृहित, अभिधारणाएं और प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, अगर मैं आप लोगों से परिभाषा पूछूं कि परिभाषा क्या होता है, तो आप लोग तो आसानी के साथ बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ को डिफाइन करके लिखना या बताना परिभाषा कहलाती है, या किसी भी चीज़ को परिभाषित करना परिभाषा कहलाती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से अभिगृहित या अभिधारणा पूछ दूं कि क्या होता है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि ये जो वर्ड है आप लोगों के लिए बिल्कुल अभी नया नया है, आप लोग अभी इसके बारे में नहीं जान रहे हैं। तो पहले तो हम लोग अभिगृहित और अभिधारणाएं के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड चचा जो हमारे थे वो इसके बारे में हमको क्या क्या बताए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं कि परिभाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले तो परिभाषा के बारे में समझते हैं। परिभाषा किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने का एक तरीका है। अगर है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमको एक शब्द दिया हुआ है आम। तो अब अगर कोई नया आदमी है जिसको आम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो कैसे समझेगा कि आम क्या होता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आम का परिभाषा लिखेंगे। इसको मैं यहाँ पे 2 तरह से समझाया हूँ। पहला जो परिभाषा लिखा हूँ, आम एक फल है। अगर कोई नया शख्स है, कोई नया इंसान है, तो उसको जिसको आम के बारे में पता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या क्या बता सकते हैं कि आम एक फल है। या फिर उसको हम लोग बता सकते हैं, अगर उसको आम के बारे में मालूम है लेकिन क्या बता देते हैं हम लोग उसको कि आम फलों का राजा है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे आम को हम लोग बिल्कुल परिभाषित रूप से लिखे हैं। आम का यहाँ पे हम लोग क्या किए? परिभाषा लिखिए। तो यही क्या कहलाता है? किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने का एक तरीका क्या हो जाता है? हमारा परिभाषा कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अभिगृहित और अभिधारणाएं क्या होती है। देखिए, यहाँ पे अब हम लोग अभिगृहित और अभिधारणा को साथ साथ में समझेंगे कि अभिगृहित और अभिधारणाएं क्या होता है। सब इसमें देखिए लिखा हुआ है, अभिगृहित और अभिधारणाएं एक प्रकार की काल्पनिक कथन है जो कि सर्वव्यापी सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिन्हें सिद्ध या प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिगृहित और अभिधारणा है वो क्या है? एक काल्पनिक कथन है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये भले ही काल्पनिक कथन है, फिर भी क्या है? ये सर्वव्यापी सत्य है कि हम लोग अगर पूरे ब्रह्मांड में आप लोग कहीं भी जाइएगा तो जो अभिगृहित और अभिधारणा है वो क्या रहेगा? उसको लोग सर्वव्यापी सत्य मानेंगे और जिसको प्रूफ करने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे बिंदु है।
अब इस बिंदु को मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इसको सिद्ध करिए, तो आप लोग इसको सिद्ध कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग पूरे दुनिया के अंदर कहीं भी जाइएगा तो इसको लोग क्या ही मानेंगे? बिंदु ही मानेंगे। इसी तरह से चिन्ह है जो हमारा, इसको हम लोग को सिद्ध करने का जरूरत नहीं है कि ये धनात्मक का चिन्ह है, ये ऋणात्मक चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है और ये भाग का चिन्ह है। इसको पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हम लोग चले जाएं तो लोग इसको सब क्या मानेंगे? इसको प्लस का चिन्ह ही मानेंगे, इसको माइनस मानेंगे। इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाता है? अभिगृहित और अभिधारणा हो जाता है। ये क्या है? काल्पनिक कथन ही तो है। इसको तो हम लोग सिद्ध थोड़ी कर रहे हैं कि ये प्लस का चिन्ह है, इसको सिद्ध करके दिखाओ। ये काल्पनिक कथन है, इसको सब लोग मान रहे हैं तो हम लोग भी मान रहे हैं। लेकिन अब बच्चे लोग, आप लोगों के दिमाग के अंदर एक सवाल घूम रहा होगा कि सर अगर अभिगृहित और अभिधारणा दोनों एक तरह से क्या है? काल्पनिक कथन है, तो इसको अलग अलग क्यों लिखे हैं? इसको हम लोग एक साथ ही लिख सकते हैं या सिर्फ एक ही चीज़ लिख सकते हैं? अभिगृहित और अभिधारणा दोनों अलग अलग क्यों लिखे हैं? तो इसको समझने के लिए बच्चे लोग हम लोग को इसके बीच का जो अंतर होता है ना, अभिगृहित और अभिधारणा के बीच का अंतर, उसको समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो अब हम लोग उस अंतर को समझते हैं। यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे अभिगृहित और अभिधारणा में अंतर। अभिगृहित और अभिधारणा होता तो समान ही है ना? दोनों क्या होता है? काल्पनिक कथन ही होता है। लेकिन अभिधारणाएं मुख्यतः ज्यामिति से संबंधित होता है, जबकि अभिगृहित पूरे गणित से संबंधित होता है। यही अभिगृहित और अभिधारणा में अंतर है। अभिधारणा जो है वो क्या है? मुख्यतः ज्यामिति से संबंधित है और अभिगृहित क्या है? पूरे गणित से संबंधित है। जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे भी यूक्लिड चीज़ें जो हम लोग को बताए हैं अभिगृहित और अभिधारणा, जब हम लोग वो पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि जो हमारी अभिधारणा है उसका संबंध किससे है? ज्यामिति से है, जबकि अभिगृहित का हम लोग इस्तेमाल पूरे गणित में करते हैं। अब इसके बाद एक इसका और लास्ट टॉपिक जो बच गया है प्रमेय, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि प्रमेय क्या होता है। अब चौथा जो है प्रमेय को हम लोग समझते हैं। प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जिन्हें हमें सिद्ध करके दिखाना होता है। जैसे इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे 2 + 2 = 2 × 2 है, इसको हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। तो 2 + 2 करेंगे तो क्या हो जाता है? 4। उसी तरह से 2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये आपस में क्या हो गया? एक दूसरे के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारा सिद्ध हो गया। यही हमारा क्या होता है? प्रमेय होता है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि परिभाषा, अभिगृहित, अभिधारणा और प्रमेय क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड सर जो थे वो हमको परिभाषा, अभिगृहित है ना और अभिधारणाएं और साथ ही साथ प्रमेय के बारे में क्या क्या बताए हैं। अब हम लोग उन सभी बिंदुओं को समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा था क्या था? परिभाषा था। तो इस जो प्रश्नावली में हमको 7 परिभाषाएं के बारे में टोटल पढ़ना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 7 परिभाषाएं इस प्रश्नावली में पढ़ना है। जो सबसे पहला परिभाषा है वो क्या है? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई बिंदु बनाऊँगा, ये अगर मैं एक बिंदु बनाए तो इसका तो हमको इस बिंदु के अलावा कोई भाग नहीं दिख रहा है। ना ही इसमें हम लोगों को लंबाई दिख रहा है, ना ही चौड़ाई दिख रहा है, ना ही कोई ऊंचाई दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई किसी बिंदु क्या होता है? बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता है। अब इसी के साथ इसका जो दूसरा परिभाषा है वो है एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई एक रेखा है, तो ये जो रेखा है ये क्या होती है? चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यानी इस रेखा में चौड़ाई नहीं होता है, क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लंबाई होता है। अगर हम लोग मान लें ये रेखा कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या होगा? लंबाई होगा, चौड़ाई नहीं होगा। तो इस रेखा के अंदर क्या होता है? किसी भी रेखा में सिर्फ लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है। उसी को यहाँ पे समझाया है कि रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। तीसरा जो परिभाषा है वो दिया हुआ है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। तो सबसे पहले तो समझिए कि सिरे क्या होते हैं। सिरे वो होते हैं जहाँ पे रेखा का अंत होता है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है, तो ये एक बिंदु हो जाएगा और ये एक बिंदु हो जाएगा। जहाँ पे रेखा का अंत होता है वही उसका क्या हो जाता है? सिरे हो जाता है। इसको मान लेते हैं बिंदु ए और इसको मान लेते हैं बिंदु बी। अब इसके बाद इसका जो चौथा परिभाषा है उसमें दिया हुआ है एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी कोई भी सीधी रेखा हो, कोई भी सीधी रेखा है तो अपने ऊपर क्या है? हर जगह उसके ऊपर बिंदु स्थित होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु ए है, यहाँ पे मान लेते हैं इसके ऊपर में बिंदु बी है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु कोई सी है, यहाँ पे कोई बिंदु डी है, यानी इस रेखा के ऊपर हर जगह क्या है? बिंदु स्थित है। इसके साथ में ही, रेखा के साथ में ही हम लोग उस बिंदु को क्या करते हैं? अपने ज़रूरत के हिसाब से उस रेखा के ऊपर उस बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोग को मान लेते हैं यहाँ पे एक और बिंदु की ज़रूरत है तो इसको मान लेते हैं बिंदु ई। यहाँ पे एक और बिंदु का अगर ज़रूरत है तो यहाँ पे मान लेंगे बिंदु एफ। इस यानी कोई भी अगर सीधी रेखा है तो उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर हर जगह एक बिंदु स्थित होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? अपने ज़रूरत के हिसाब से उस रेखा के ऊपर प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो 5वां परिभाषा है उसमें दिया हुआ है एक
पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। यानी मान लेते हैं ये हमारा बुक का ऊपरी भाग है, जो कि हमारा क्या है, एक पृष्ठ है। जो हमारा किताब है उसका ये ऊपर का भाग है। तो इस भाग में हम लोग अगर देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, केवल और केवल ये हमारा क्या हो गया, लंबाई हो गया, और ये हमारा चौड़ाई हो गया। इसमें हमको कहीं पे भी क्या है, ऊंचाई नहीं दिख रहा है। कोई भी हमारा जो बुक का ऊपरी सतह होता है वही तो हमारा पृष्ठ कहलाता है। अब उसमें क्या दिख रहा है हमको, सिर्फ एक लंबाई है ये, और ये क्या है, ये चौड़ाई है। इसमें हमको ऊंचाई तो नहीं दिख रहा है। तो उसी को यहाँ पे समझाया है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ये भी हमारा लंबाई होगा और ये हमारा क्या होगा, चौड़ाई। इसमें तो हमको ऊंचाई कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। इसी के साथ जो इसका 6वां और 7वां परिभाषा है उसमें दिखा हुआ है कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। यानी यहाँ पे फिर से हम लोग अपने बुक का एक क्या ले लेते हैं, पृष्ठ बना लेते हैं, ऊपरी सतह जो है ये। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें किनारे होते हैं, है ना। जो किनारे है, ये किनारा, ये सब क्या है, एक तरह से रेखाएं ही तो है। ये भी क्या है, एक रेखा है। ये भी क्या है, रेखा है। ये भी क्या है, रेखा है। और ये भी क्या है, रेखा है। तो वही इस पर लिखा हुआ है इस परिभाषा में कि पृष्ठ के जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, रेखाएं होते हैं। तो ये सब क्या है, रेखाएं ही है ना, जिसको हम लोग इसको लंबाई मानते हैं और इस रेखा को क्या मानते हैं, चौड़ाई मानते हैं, जो यहाँ पे हम लोग को बता दिया गया है। अब उसके बाद जो इसका लास्ट जो परिभाषा है, 7वां परिभाषा है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। इसका मतलब ये है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मान लेते हैं हमारा ये क्या है, समतल पृष्ठ है। सीधा बन जाए बाबा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है, हमारा समतल पृष्ठ है। इसको काट देते हैं। तो इस पृष्ठ में क्या होता है, जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। यानी इस पृष्ठ के ऊपर हर जगह क्या रहती है, एक सीधी रेखाएं स्थित रहती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रदर्शित करते हैं। ज़रूरत रहता है तो प्रदर्शित करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। लेकिन इस समतल पृष्ठ पे क्या रहता है, ये जो रेखाएं हैं ये उपस्थित रहती हैं। तो इसी को यहाँ पे समझाया है, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। अब इसके बाद हम लोग अभिगृहित और अभिधारणा के बारे में समझते हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर में हम लोगों को अभिगृहित दिया हुआ है। इस प्रश्नावली या अध्याय में हम लोग को टोटल 7 अभिगृहित पढ़ना है, जिसमें जो पहला अभिगृहित है वो दिया हुआ है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। एक वस्तु हमारे यहाँ पास सी है जो कि वस्तु ए के भी बराबर है और वस्तु बी के भी बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो वस्तु ए है वो वस्तु, इसका मतलब हुआ कि वस्तु ए वस्तु बी के बराबर होगा। इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि जो वस्तु सी है वो कितना किलो है, ये है 5 kg का है। कितना kg है, 5 kg। तो वस्तु ए भी कितना किलो का होगा, ये भी 5 किलो का होगा, तब तो ये एक दूसरे के बराबर है। अब वस्तु सी 5 किलो है, वस्तु सी को हम लोग कितना माने हैं, 5 किलो। तो वस्तु बी भी कितना होगा, 5 किलो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु ए भी 5 किलो है और वस्तु बी भी 5 किलो है। तो इस हिसाब से वस्तु ए बराबर वस्तु बी होगा। उसी को यहाँ पे लिखा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। यहाँ पे एक वस्तु मान लिए हैं हम लोग ए और एक वस्तु मान लिए हैं बी, जो क्या है, एक ही वस्तु के बराबर है। वस्तु सी के दोनों बराबर है तो एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ पे ए बराबर बी हो जाएगा। इसी तरह से यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 5 और यहाँ पे भी मान लेते हैं 5, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब इन दोनों बराबरों में अगर हम लोग बराबर को जोड़ दें, यहाँ पे हम लोग जोड़ दें 2 को और इसमें भी जोड़ दें 2 को, ये 2 भी क्या है, आपस में बराबर है। तो इसका जो पूर्ण आएगा वो भी कितना आएगा, बराबर आएगा। 5 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 5 में 2 को जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 होगा। इसका मतलब जो इन दोनों का जो पूर्ण है वो क्या है, बराबर है। इसी को यहाँ पे क्या लिखा है, यदि बराबरों को, ये बराबर है 5 और 5 बराबरों में जोड़ा जाए, बराबरों में जोड़ दिए, किसको कौन कौन सा बराबर को जोड़े, +2 यहाँ भी, +2 यहाँ भी। तो इसका जो पूर्ण आएगा वो भी कितना आ जाएगा, बराबर आएगा। यहाँ भी 7 आया है और यहाँ भी 7 आया है। अब इसी तरह से जो इसका तीसरा अभिगृहित है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर होते हैं। अब यानी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसी 5 को, ये बराबर है और ये भी एक 5 है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसमें से बराबरों को घटाया जाए, इसमें से -2 को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ भी -2 कर दिए और
यहाँ भी -2 कर दिए, तो शेषफल भी बराबर होते। तो इसका शेषफल कितना आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ भी 3 होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बोला है, यदि बराबरों को, ये बराबर है 5 और 5 बराबरों में से घटाया जाए, -2 दोनों बराबर से घटा दे तो शेषफल भी बराबर होता है। अब इसी तरह से इसका जो चौथा अभिगृहित है उसको भी समझ लेते हैं। चौथा अभिगृहित दिया हुआ है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती है। पहले तो समझिए कि संपाती क्या होता है। संपाती जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले वही क्या होता है, संपाती होता है। अब इसका एग्जाम्पल समझाने के लिए यहाँ पे आप लोगों के सामने दो मेरे पास कैरम का गोटी है, एक वाइट गोटी है और दूसरा ब्लैक गोटी है। अब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संपाती हो जाएगा। देखिए जब मैं वाइट वाला को ऊपर करूँगा तो ब्लैक वाला आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। इसी तरह से जब मैं ब्लैक वाला को ऊपर करूँगा तो वाइट वाला आप लोगों को नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये आपस में बराबर है, यानी ये एक दूसरे की क्या है, संपाती है। संपाती का मतलब ही होता है कि जो एक दूसरे को पूरी तरह से क्या करे, ढक ले। यहाँ पे जब व्हाइट वाला को मैं ऊपर किया हूँ तो ब्लैक वाला आप लोगों को नहीं दिख रहा है, यही है क्या है, ये संपाती है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो यानी एक दूसरे के बराबर होती है। कभी भी कोई भी वस्तु अगर एक दूसरे के बराबर है तो उससे हम लोग क्या समझ जाना है कि वो क्या है, परस्पर संपाती है। या कहीं पे भी संपाती का अगर वर्ड आया है तो उसका मतलब क्या है कि वे वस्तु आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि संपाती जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। जैसे दो पार्ले जी बिस्किट, पार्ले जी का 2 बिस्किट ले लीजिए, वो भी क्या होगा, आपस में बराबर रहता है। या कैरम की 2 गोटी, एक ब्लैक गोटी और एक वाइट गोटी से मैं आप लोग को समझा दिया हूँ। इसी तरह से कोई भी 2 बराबर वस्तु लेकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि वो क्या होता है, परस्पर संपाती होता है। अब इसके बाद है इसका जो 5वां अभिगृहित दिया हुआ है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण हमेशा क्या होता है, अपने भाग से बड़ा होता है। इसको समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, एक रोटी है। ये क्या रोटी है, ये अभी पूरा भाग है, इसका पूर्ण भाग है। अब इसमें से अगर हम लोग क्या करें, एक टुकड़ा को तोड़ दें, क्या करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टुकड़ा को हम लोग अगर खा जाए तो हमारे पास कितना बचेगा, इतना भाग बचेगा। यानी कि हमारे पास क्या भाग बचा, यहाँ से लेकर के अभी हमारे पास जो रोटी बचा है वो कितना बचा है, इतना रोटी बचा है। और हम लोग कितना रोटी खा लिए, हम लोग इतना रोटी खा लिए। ये और ये आपस में मिल करके तो इतना रोटी पूरा बना था। अब अगर इस रोटी में से हम लोग इतना भाग को हटा देंगे तो कितना बचेगा, इतना भाग बचेगा। यानी ये जो पूर्ण है ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। तो उसी को बताया है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये जो पूरा भाग है ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। इसको मैं यहाँ पे, जैसे ये भाग है, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है, ये इन दोनों से बड़ा क्या होता है, इसका जो पूरा भाग रहता है, जो यहाँ पे ये जो रोटी था, ये रोटी पूरा रोटी ये अपने भाग से क्या है, बड़ा है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है। कभी भी कोई भी चीज़, या पार्ले जी बिस्किट को ही ले लीजिए, एक पार्ले जी बिस्किट है, पूरा भाग है, इसमें से हम लोग इसको 2 भाग में तोड़ दिए, ये एक आधा भाग हो गया इसका, ये भी एक क्या हो गया, इसका आधा भाग हो गया। तो ये भाग और ये भाग दोनों से ये वाला भाग जो है पूरा भाग क्या है, बड़ा है। तो इसी को बताया है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब इसका जो 6वां नंबर अभिगृहित है वो क्या है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई वस्तु A है जिसका दुगना क्या है, एक वस्तु A है जो C का दुगना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A बराबर 2C। और एक वस्तु B है जो क्या है, C से दुगना है, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर 2C लिखेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर A अगर C से दुगना है तो 2A बराबर C, ऐसे आप लोग के अगर दिमाग में आता होगा कि 2A बराबर C होना चाहिए, तो ऐसे नहीं होगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि 10 5 का दुगुना है तो आप लोग कैसे लिखेंगे, 10 बराबर 5 गुना 2 लिखेंगे ना, या इसको ऐसे लिखेंगे 10 2 गुणा 10 बराबर 5, ये ऐसे तो नहीं लिखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सही है कि 10 5 का दुगना है, यानी 10 बराबर 2 गुणा 5 या 5 गुणा 10, 2 कुछ भी आप लोग जो मर्जी हो वो लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये सही है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह से एक वस्तु A है जो क्या है, C का दुगना है, उसी और एक वस्तु B है वो भी क्या है, C का दुगुना है। तो उसको यहाँ पे लिखा है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। तो इस स्थिति में A और B क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस स्थिति में A और B आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ जाइए। मान लेते हैं कि A का वजन कितना है, 1 किलो है, और 2C का वजन इसके बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 किलो। अब 2C 1 किलो है, 2C कितना है, 1 किलो, तो B भी कितना हो गया हमारा, B भी हो गया 1 किलो। तो ये
ए भी 1 किलो और बी भी 1 किलो, तो ये आपस में क्या हो गए, ये 1 kg ये और ये भी 1 kg, आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया है कि एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। ए और बी दोनों क्या है, वस्तु सी का ही तो वस्तु सी का ही दुगुना है दोनों, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से जो इसका 7वां अभिगृहित है लास्ट, उसको भी समझ लेते हैं कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक वस्तु कोई सा ले लेते हैं, ये उसी रोटी से समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक रोटी है, तो इसके आधे परस्पर बराबर होते हैं। इसको हम लोग दो बराबर अगर आधा आधा कर दे इस रोटी को, ये पूरा रोटी था, इसको हम लोग क्या कर दिए, आधा आधा कर दिए, तो ये भी आधा भाग हो गया। इसको मान लेते हैं रोटी का भाग ए और इसको मान लेते हैं रोटी का भाग 2, ये भी क्या हो गया, आधा हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। आधा आधा मिल करके ही तो पूरा बनता है। 1/2 रोटी का भाग ये है, 1/2 भाग ये है, इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, ये पूरा एक रोटी बन जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया है। अब इसी के साथ हमारा जो अभिगृहित था वो 7वां अभिगृहित कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आप लोग अपने बुक में ध्यान से देंगे तो एक और अभिगृहित आपके बुक में ऐड किया हुआ है, जो अभिगृहित 5.1 के रूप में आपके बुक में लिखा हुआ होगा। इसको भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये भी बहुत ही हमारा यूज़फुल अभिगृहित है। इसमें क्या दिया हुआ है, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय क्या होता है, अद्वितीय का मतलब होता है जिसका कोई दूसरा नहीं होता है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। दिया हुआ है दिए हुए दो भिन्न बिंदु, एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ए, एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे बी। तो दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो इन दोनों बिंदु से होकर के केवल क्या खींची जा सकती है, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जब कभी भी सिर्फ एक का बात किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय, यानी जिसका कोई दूसरा नहीं होता है। तो इससे हम लोग कोई और रेखा नहीं खींच सकते। अगर इससे हम लोग अगर इधर कोई रेखा खींचे तो ये बी से होकर तो नहीं गया, फिर यहाँ पे एक अलग बिंदु आ गया, सी आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, किसी भी दो बिंदु से होकर केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं। अगर इसी की जगह पे केवल अगर एक बिंदु रहेगा तो बताइए इससे हम लोग कितना रेखा खींच सकते हैं। अगर दो बिंदुओं से एक रेखा खींच सकते हैं होकर के केवल, तो सिर्फ अगर एक बिंदु दिया रहेगा तो उससे कितना रेखा खींच सकते हैं, फटाफट इसको कमेंट करके बताइए। देखिए इससे हम लोग अनंत रेखा खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक रेखा ऐसे भी हम लोग इस बिंदु से होकर खींच सकते हैं, इस बिंदु से ऐसे भी रेखा खींच सकते हैं, इस बिंदु से इधर से भी एक रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से भी रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से भी रेखा से खींच सकते हैं। मतलब अगर एक बिंदु दिया हुआ है, केवल एक बिंदु, तो उससे हम लोग अनंत रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को दो अलग अलग बिंदु दिए हुए हैं तो उससे होकर के केवल हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा रेखा हम लोग इससे नहीं खींच सकते हैं। इसी के साथ अभिगृहित का जो टॉपिक था वो हमारा समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग अभिधारणाएं को पढ़ते हैं और समझते हैं कि जो हमारे यूक्लिड चचा थे या यूक्लिड सर थे वो हम लोगों को क्या क्या अभिधारणाएं बताए हैं। अब अभिधारणाएं को समझते हैं। इस अध्याय में 5 अभिधारणाएं पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोग को टोटल कितने अभिधारणाएं पढ़ना है, 5 अभिधारणा पढ़ना है। जैसे पहला अभिधारणा दिया हुआ है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब जो हम लोग अभी यहाँ पे अभिगृहित 5.1 पढ़े थे ना, उसी को यहाँ पर के घुमा करके लिख दिया है अभिधारणा में। यहाँ पे क्या बोला है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एक बिंदु ये ए है और एक अन्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे बी है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक एक सीधी रेखा क्या की जा सकती है, खींची जा सकती है। इसको स्केल से खींचने से एकदम बिल्कुल सीधा खींचिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग को समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसको, ठीक है। थोड़ा तिरछा हो गया हमारा रेखा। तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक क्या किया जा सकता है, एक सीधी रेखा खींचा जा सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा रेखा हम लोग नहीं खींच सकते। लेकिन अगर यहीं पे हमारा क्या होगा, एक बिंदु सिर्फ रहेगा तो इससे हम लोग अनंत रेखा खींच सकते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आप लोग के 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि एक बिंदु से होकर के कितनी रेखा खींची जा सकती है, या दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो अगर दो बिंदु आ गया तो केवल एक होगा, और अगर एक बिंदु आए तो अनंत रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा अभिधारणा है वो दिया हुआ है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं हमारा एक शांत रेखा है, ये है ए और ये है बी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं दोनों ओर। इधर भी इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं इस तरह से, जितना हम लोग को बढ़ाना हो अपने मर्जी के अनुसार, और इधर भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जितना हम लोगों को ज़रूरत हो, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, ए और बी शांत रेखा है, तो इस शांत रेखा को क्या कर सकते हैं हम लोग, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब इसी के साथ जो तीसरा अभिधारणा दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ये किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक बिंदु केंद्र है ना, ये एक त्रिज्या का क्या है, केंद्र है, और इससे त्रिज्या बोल रहा हूँ, वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, या इसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये क्या है, इसका त्रिज्या है। तो किसी को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या मानकर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वृत्त खींच सकते हैं। इसको अभी प्रकार से अगर हम लोग फंसा करके करेंगे तो बिल्कुल क्या आएगा, हमारा गोल बिल्कुल सीधा बनेगा। आप लोगों को सिर्फ मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अब जरूरी नहीं कि इसी को केंद्र माने, हम लोग यहाँ पे भी कोई केंद्र मान सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं पे भी मान सकते हैं। और त्रिज्या जरूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर का ही ले, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 3 सेंटीमीटर भी त्रिज्या ले सकते हैं, और इसका क्या कर सकते हैं, हम लोग वृत्त खींच सकते हैं। तो उसी को यहाँ पे बोला है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको भी केंद्र नहीं मानने का मन होगा तो हम लोग इसको केंद्र मान लेते हैं, और छोटा त्रिज्या लेकर के और छोटा भी क्या कर सकते हैं, वृत्त खींच सकते हैं। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही केंद्र लेना है और एक ही त्रिज्या लेना है, किसी को भी केंद्र मान लेना है कहीं पे भी, और किसी को भी हम लोग क्या लगते हैं, कोई भी त्रिज्या ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जितना हम लोगों को लेना हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। अब इसके बाद जो चौथा अभिधारणा दिया हुआ है उसमें दिया है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सबसे पहले तो समझिए समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री का जिसमें कोण बनता है, समकोण त्रिभुज। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये एक हमारा समकोण हो गया, इसमें ये एक 90 डिग्री बना है, इसको मान लेते हैं ए, ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। अब इसी तरह से एक समकोण हम लोग इधर ले लेते हैं, ये यहाँ पे। अब इसमें भी अगर हम लोग देखें तो ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री का कोण बना है, इसमें भी, इस त्रिभुज में भी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ए, या इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। अब यहाँ पे एक और हम लोग अगर समकोण चाहे तो कुछ और भी समकोण ले सकते हैं, जैसे तिरछा यहाँ पे बना दिए, ये इस तरह से। यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखें तो ये भी क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री है, ये और ये 90 डिग्री है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना है ना, ये वाला कोण जो बना है ये कितना बना है, 90 डिग्री का बना है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं ई एफ, और ये है हमारा जी है। तो ये सभी समकोण आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। जरूर ये जितने भी समकोण हैं एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि ये समकोण छोटा दिख रहा है तो ये इससे क्या है, छोटा है, और ये समकोण इससे, ये त्रिभुज इससे छोटा दिख रहा है तो ये इससे छोटा होगा। ये इस गलत फहमी में आप लोग मत रहिएगा। सभी समकोण क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, यानी समकोण त्रिभुज जो हमारा है ए बी और क्या है सी है, ये क्या होगा, ये इसको मान लेते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसको लेते हैं, इसको लेते हैं कोण ए, ये 90 डिग्री, इसको कोण बी, और इसको मान लेते हैं कोण सी। तो जो हमारा कोण ए है वो कोण बी के बराबर होगा, और जो कोण बी भी है या कोण ए, ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा। यानी ये जो कोण है इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर है। ऐसा नहीं कि ये त्रिभुज छोटा दिख रहा है और ये त्रिभुज बड़ा दिख रहा है तो इसका जो समकोण बना है ये इससे छोटा होगा। जितने भी समकोण रहते हैं वो सभी आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये जो सी है ये इस ए के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि ये सी जो कोण बना है 90 डिग्री का ये इस ए से बड़ा होगा। ये बिल्कुल इस गलतफहमी में आप लोग मत रहिएगा, इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसी के साथ जो इसका जो लास्ट अभिधारणा है, अभिधारणा नंबर 5, इसको भी हम लोग पढ़ करके समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अभिधारणा 7 को, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, हाँ इतना में हो जाएगा काम हम लोग का। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। अब इसको फिर से समझिए, यहाँ पे क्या बोला है, यदि एक सीधी रेखा, यहाँ पे एक सीधी रेखा क्या है, पी एक सीधी रेखा है, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, दो सीधी रेखा क्या है, एक सीधी रेखा x है और एक सीधी रेखा y है, इसके ऊपर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए। अब तो पहले बताइए कमेंट करके कि अंतःकोण क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए अंतःकोण क्या होता है। तो अंतःकोण उस कोण को कहते हैं जो
कहीं पे भी क्या बनता है, अंदर की ओर बनता है। जैसे इस रेखा में अगर हम लोग देखें इसमें और इसमें, तो अंदर की ओर कौन कौन सा कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, इसको मान लेते हैं ए। इसी तरह से इस रेखा में भी देखें तो ये एक कोण ये बन रहा है, इसको मान लेते हैं बी। यहाँ पे एक कोण ये भी बन रहा है, ये सी, और ये वाला भी कोण डी। ये चारों क्या है, ये चारों अंतः कोण है। इसी तरह से इस रेखा में बाहर की भी ओर एक यहाँ पे कोण बन रहा है, ये भी एक कोण बन रहा है, इधर भी एक कोण बाहर की ओर बन रहा है। इसको बाह्य कोण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, यदि एक सीधी रेखा P दो सीधी रेखाओं पर गिरकर x और y पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। समकोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी दो समकोण कितना हो गया, 90 × 2 कर देंगे तो 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री से अगर कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह दो समकोणों से कम होता है। अब यहाँ पे ये समझिए कि ये जो रेखा गिरा है, रेखा P जो x और y पर गिरा है, तो इसमें किस ओर बोला है, अपने एक ही ओर। अब इसमें एक और क्या है, ये तो A और B कोण है, ये दोनों एक ओर है, और या तो C और D है, ये दोनों एक ओर है। अब A और C तो नहीं ले सकते हैं, ये तो जो A है ये इस तरफ है और C ये इस तरफ है। इसी तरह से B और D भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, B इस तरफ है और D इस तरफ है। हमको यहाँ पे क्या बोला है, अपने एक ही ओर। तो हम लोग एक ओर इसको देखते हैं A और B को। यहाँ पे क्या बोला है, अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। तो देखिए यहाँ पे A और B का कोण मिलकर के दो समकोणों से कम है कि नहीं है। तो समकोण का त्रिभुज जो कोण बनता है कैसे बनता है, इस तरह से बिल्कुल, जैसे जो समकोण हमारा रहता है इस तरह से बिल्कुल रहता है, सीधा 90 डिग्री। अब इसको भी अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, 90 से अगर इस रेखा को माने तो 90 से ये भी कम है, ये झुका हुआ है। किस तरह से बना है ये कोण, ये इस तरह से बना है, यानी ये 90 से कम है। उसी तरह से इसको भी देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 से ये ज़्यादा भी होगा तो भी दोनों को मिला करके क्या होगा, उसका जो कोण है वो कम होगा, 90 है ना। मान लेते हैं कोण A और कोण B, इसको हम लोग मानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, माना कोण A प्लस कोण B, ये दोनों को मिला करके क्या है, दो समकोण, यानी 180 डिग्री से कम है। यहाँ पे इसको हम लोग लेस देन कर देते हैं 180 डिग्री। तो इस स्थिति में क्या बोल रहा है, दो समकोणों से जब कम होगा, यहाँ पे हमारा A और B जो है ये दो समकोण 180 डिग्री से कम है इस कोण। तो इसके बाद क्या बोला है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं। तो अब इन दोनों सीधी रेखाओं को, ये वाला और ये वाला को, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, अब इसको अगर हम लोग अनिश्चित रूप से बढ़ाएं इस तरफ भी और इसको भी, है ना, तो क्या होगा, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम हो। तो ये जो रेखा है वो क्या मिलेगा, ये उस ओर मिल जाएगा आपस में जिस तरफ क्या होगा, जो हम जो कोण बनाए हैं वो 180 डिग्री से कम होगा। इस तरफ का तो जो कोण है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको अगर हम लोग इस तरफ बढ़ाएंगे अनंत रूप से तो ये क्या होगा, और दूर होता चला जाएगा रेखा। अभी यहाँ पे था, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे और दूर हो गया। लेकिन जब इसको हम लोग अनंत रूप से इधर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, इसको जैसे अगर हम लोग अगर इधर बढ़ाएं इस तरह से और इसको भी बढ़ाएं हम लोग यहाँ पे इस तरह से, तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया है कि कभी भी अगर कोई एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर करके अपने किसी एक ओर दो अंतःकोण इस तरह से बनाए कि उन दोनों का योग क्या हो, 180 डिग्री से कम हो। तो जिस तरफ 180 डिग्री से कम होगा उस तरफ रेखा को अगर हम लोग अनंत तक बढ़ाएंगे तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पे वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, मिलेंगी। इसी के साथ जो हमारा अभी धारणाएँ था वो भी कंप्लीट होता है। जो इस प्रश्नावली का या इस अध्याय का जो परिचय है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न को पढ़ करके समझते हैं और उसको हल करते हैं। प्रश्नावली 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो इसमें जो सबसे पहला नंबर इसका जो भाग दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक बिंदु बनाएं, इसको आप लोगों को ही मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ, तो इससे क्या केवल हम लोग सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पे यही बोल रहा है केवल एक रेखा खींच जा सकती है। इससे तो हम लोग इधर भी रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी रेखा खींच सकते हैं। इससे मतलब इसका मतलब क्या है, एक बिंदु से होकर हम लोग अनंत रेखा खींच सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो पहला वाला भाग है इसका ये असत्य हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस यहाँ पे अपना कारण भी लिख देते हैं कि क्यों असत्य होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना कारण भी लिख दिए हैं। पहले तो सबसे पहले लिखे हैं क्या है, ये असत्य है क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अब इसके बाद जो दूसरा भाग इसका दिया हुआ है उसमें बोल रहा है, दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक बिंदु बना लेते हैं ए,
अब एक बिंदु यहाँ पे बी, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। अभी इसको हम लोग अभिधारणा 1 में और अभिगृहित 5.1 में पढ़े भी हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि अभिगृहित 5.1 व अभिधारणा 1 के अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अब इसके बाद जो तीसरा नंबर में दिया हुआ है वो बोल रहा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा भाग है वो क्या बोल रहा है, शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो अभी धारणा जो हम लोग 2 में पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, कोई भी अगर रेखा है, एक शांत रेखा है, रेखा नहीं ना, कोई भी अगर शांत रेखा है तो उसको दोनों ओर हम लोग क्या कर सकते हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, इस ओर भी, ए की तरफ भी और बी की तरफ भी। तो यही, अब तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे सत्य है। और क्यों सत्य है उसमें हम लोग अपना कारण भी लिख देते हैं। इसको हम लोग लिख दिए हैं सत्य, क्योंकि अभिधारणा 2 के अनुसार एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग दिया हुआ है, यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। इसमें क्या बोल रहा है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक वृत्त ए है और एक वृत्त बी है, दोनों छोटा बड़ा हो गया ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। एक वृत्त क्या है, बी है, ये हमारा बी है और ये ए है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, तब तो ये बराबर है। क्योंकि ये वृत्त आपस में बराबर कब है, जब ये एक दूसरे के संपाती होंगी। अभी आप लोगों को मैं बताया हूँ कि कैरम के 2 गुटी से मैं आप लोगों को समझाया हूँ कि जो भी बराबर वस्तुएं रहती है एक दूसरे की क्या होती है, संपाती होती है। तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगी, यानी इनकी त्रिज्या भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सत्य है, और उसका कारण क्या है उस कारण को भी लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं सत्य। क्यों सत्य है, क्योंकि अभिगृहित 4 के अनुसार क्या है कि कोई भी अगर संपाती वस्तु है, यानी संपाती कौन होता है, जिसका जो आपस में दूसरे को ढक ले, उस स्थिति में दो वृत्त बराबर होने पर उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर कोई भी दो वस्तु अगर संपाती है तो वो क्या होगी, आपस में बराबर होगी, और दो वृत्त अगर बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का एक आखिरी भाग बचा हुआ है, उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आकृति 5.9 में, ये हमारे पास एक आकृति है 5.9, इसमें यदि ए बी बराबर पी क्यू, अब इसमें बोला है कि इस ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है, और पी क्यू बराबर एक्स वाई, और पी क्यू बराबर क्या है, एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। अब यहाँ पे हमको बताना है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये ए बी और एक्स वाई आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अभी अभी हम लोग अभिगृहित जो 1 पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे, वे वस्तु जो एक वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है अभिगृहित से, मान लेते हैं कि ए बी हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। ए बी को कितना मान लिए हम लोग, ए बी बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, माना ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। तो पी क्यू भी कितना हो जाएगा, पी क्यू भी हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, तब ना ए बी बराबर, थोड़ा सा इसको और ऊपर करता हूँ, हाँ, तब ना फिर हमारा ए बी बराबर पी क्यू होगा। और पी क्यू को अगर हम लोग 5 सेंटीमीटर ले लिए हैं तो हमारा एक्स वाई भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, तब तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस स्थिति में क्या होगा, एक्स वाई भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब ए बी भी 5 हो गया, पी क्यू भी 5 और एक्स वाई भी 5 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर में एक्स वाई तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि हो ही जाएगा। तो इसको भी अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये सत्य है या असत्य, और सत्य है तो क्यों है। यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं सत्य है, और सत्य क्यों है उसका कारण में क्या है, अभिगृहित 1 के अनुसार। आप लोग यहाँ पे अभिगृहित 1 को पूरा भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे अभिगृहित 1 लिख दूँ, आप लोग यहाँ पे जो अभिगृहित 1 है उसको आप लोग यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी भाग था वो सभी समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे कुछ पद दिया हुआ है जिसका हम लोग को यहाँ पे परिभाषा लिखना है। कई सारे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पद दिया हुआ है,
तो सबसे पहला वाला जो दिया हुआ है भाग, इसमें क्या बोला है, समांतर रेखा। तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि समांतर रेखा क्या होता है। तो समांतर रेखा किसी समतल पर स्थित वे रेखाएं होती हैं जो किसी भी बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है और हमेशा समान दूरी पर बनी रहती है। यदि कोई समतल है, उसमें मान लेते हैं एक रेखा हमारा P है और एक रेखा Q है, तो ये आपस में एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, हमेशा क्या रहेंगी, एक समान दूरी पर बनी रहेंगी। इधर कितना भी आप बढ़ा लीजिएगा, इसको भी इधर कितना भी बढ़ा लेंगे, तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे Q है, यहाँ पे एक और रेखा ले लें R, तो समतल में ही, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे किसी भी बिंदु पर। तो यही हमारी क्या हो जाती है, समांतर रेखा हो जाती है। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख दिया हूँ, समतल पर स्थित वे रेखाएं जो कभी किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती, हमेशा समान दूरी पर बनी रहती है, समांतर रेखा कहलाती है। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रख रहे हैं ना कि मैं आप लोगों को जो परिभाषा बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही परिभाषा सिर्फ लिखें। आप लोग अगर गूगल करिएगा तो आप लोग को हो सकता है कुछ दूसरा परिभाषा मिले, यूट्यूब में अगर सर्च करिएगा तो हो सकता है कुछ दूसरा परिभाषा मिले, या हो सकता है कि आपके टीचर जो है वो कुछ अलग परिभाषा आप लोगों को बताएं, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ इसी परिभाषा को लिखें। जो परिभाषा आप लोगों को सबसे आसान लग रहा हो, जो एकदम ईजी तरह से आप लोगों को समझ में आ जा रहा हो, जो याद करना में भी आप लोगों को बिल्कुल आसान लग रहा हो, समझने में बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान हो, आप लोग उसी परिभाषा को लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताया हूँ उसी को लिखें, ठीक है। तो अब ये तो हमारा क्या हो गया, इसका परिभाषा हो गया। अब इसमें क्या बोला था क्वेश्चन में, हमको निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, तो इसका हम लोग परिभाषा लिख दिए। अब इसके बाद बोला है क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। अब अगर इसमें हम लोग इस परिभाषा में देखें तो ऐसे पद तो बहुत सारे हैं जिसको परिभाषित करने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग को बिंदु दिया हुआ है तो बिंदु को भी तो परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे बिंदु, या फिर रेखा। रेखा भी तो हम लोग को परिभाषित करने की आवश्यकता है। रेखा क्या होती है, बिंदु क्या होती है, और इसके साथ समांतर रेखा तो हम लोग लिख दिए। या एक दूसरे को कहाँ है, काटती है, काटना या प्रतिच्छेद करना है, इसको भी हम लोग को परिभाषित करने की क्या है, आवश्यकता है। तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे बिंदु हो गया हमारा, और क्या हो गया इसके साथ साथ, बिंदु के साथ रेखा हो गया, रेखा और काटना या प्रतिच्छेद दोनों समान ही होता है, इत्यादि यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा में और भी बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जिसको हम लोग को परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसी तरह से अब इसका जो दूसरा वाला पद दिया हुआ है हमको, इसमें बोल रहा है लंब रेखाएं क्या होती है, इसका परिभाषा लिखना है। तो सब समझ जाइए कि लंब रेखा वे रेखा होती है जो एक दूसरे को आपस में क्या करती है, 90 डिग्री के कोण पर काटती है। जैसे अगर मान लें हमारे पास एक रेखा यहाँ पे ये है, एक रेखा ये है, रेखा ए, और एक रेखा कोई है बी, ये रेखा है ना, कोई रेखा है बी। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को यहाँ पर भी 90 डिग्री के कोण पे काटेंगे। 90 डिग्री कहाँ पे से बन रहा है कि यहाँ पे, और ये यानी इस बिंदु में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका लंब रेखा हो जाएगा। जब इसको परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है तो उन्हें लंब रेखा कहते हैं। तो इसका परिभाषा भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लंब रेखा का परिभाषा को लिख दिया हूँ। जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री या समकोण, समकोण किसको कहते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, कोण पर काटती है तो उन्हें लंब रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को अपरिभाषित शब्द भी बताना है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा अपरिभाषित शब्द हो गया, रेखा अपरिभाषित शब्द है, फिर समकोण, फिर उसके बाद काटना या प्रतिच्छेद करना, ये सब आपस में क्या, ये सब क्या हो गया, ये सारा चीज़ अपरिभाषित शब्द है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्या क्या अपरिभाषित शब्द हो गया, सबसे पहले तो हमारा रेखा हो गया अपरिभाषित शब्द, उसके बाद समकोण हो गया या 90 डिग्री का कोण, समकोण या फिर कोण, कुछ जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद बिंदु क्या होता है, फिर प्रतिच्छेद या काटना, प्रतिच्छेद करना या फिर काटना, ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा अपरिभाषित शब्द है। इसी तरह से इसका जो तीसरा वाला पद दिया हुआ है उसमें बोला है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, तो रेखाखंड को पहले समझ जाइए, उसके बाद आप लोग इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। किसी रेखा के दो बिंदुओं के बीच का भाग जो है वो हमारा रेखाखंड कहलाता है। इसका एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए कोई एक रेखा है ए, और ये एक रेखा है, ठीक है, ए और बी रेखा है, या इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग। इसके बीच का कोई भी भाग,
जिसको हम लोग को जो ज्ञात हो, जैसे मान लेते हैं इसके बीच का ये वाला भाग सी और डी, रेखा ए बी है, इसके बीच का भाग जो है सी और डी, यही इसका क्या हो जाएगा, रेखा खंड कहलाएगा। तो इसका परिभाषा को हम लोग लिख देते हैं और उसमें अगर कोई अपरिभाषित शब्द है तो उसको भी लिख देते हैं। यहाँ पर रेखाखंड का परिभाषा मैं लिख दिया हूँ, किसी रेखा के दो बिंदुओं के बीच का भाग रेखाखंड कहलाता है। चित्र में सी से डी के बीच की दूरी रेखाखंड है। किसी रेखा के बीच का भाग दो बिंदु है यहाँ पे सी और डी, इसके बीच का भाग ये क्या है, रेखाखंड कहलाता है। तो इसी को यहाँ पे लिखा है सी से डी के बीच की दूरी रेखाखंड है। अब इसमें देखिए अपरिभाषित शब्द क्या क्या है, इसमें तो सबसे पहले अपरिभाषित शब्द रेखा आ रहा है, उसके बाद और क्या आ रहा है, अपरिभाषित शब्द बिंदु आ रहा है, और क्या आ रहा है, बीच का भाग है ना। बीच का भाग क्या हो गया, इसका दूरी कहलाएगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग दूरी भी बोल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे अपरिभाषित शब्द में आइए, सबसे पहले रेखा और दूसरा बिंदु, और इसमें और अपरिभाषित शब्द क्या है, बीच का भाग, यानी सी और डी के बीच का भाग क्या है, सी और डी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका दूरी। यहाँ पे आप लोग इसको भी लिख सकते हैं ना, बिंदुओं के बीच का दूरी, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी भी लिख सकते हैं भाग की जगह पे, वो भी आप लोग का सही होगा। यहाँ पे आदि लगा देते हैं। इसी तरह से अब चौथा जो पद दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या सबको पता है कि वृत्त के केंद्र से लग करके वृत्त की जो परिधि है उसके बीच की दूरी क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये कोई वृत्त है, इसका ये केंद्र है, इस केंद्र से इस वृत्त की परिधि के बीच का दूरी, जरूरी नहीं है यहीं पे वाला, यहाँ पे कहीं पे बीच का दूरी क्या होता है, इसका परिधि होता है। तो इसका भी परिभाषा लिख देते हैं और उसमें जो अपरिभाषित शब्द है उसको भी लिख देते हैं। वृत्त की त्रिज्या का परिभाषा लिख दिया हूँ, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि की बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब इस परिभाषा में अपरिभाषित शब्द कौन कौन सा है, सबसे पहले तो वृत्त अपरिभाषित है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त। उसके बाद क्या क्या अपरिभाषित है, और वृत्त का केंद्र है, तो इसको भी लिख देते हैं वृत्त का केंद्र। और अपरिभाषित शब्द इसमें क्या है, वृत्त की परिधि भी अपरिभाषित है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त की परिधि। साथ ही साथ इसमें और क्या अपरिभाषित है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये तो वो हो गया। और इसमें केंद्र से एक बिंदु है यहाँ पे, ये भी अपरिभाषित है, तो इसमें लिख देते हैं बिंदु। दूरी भी अपरिभाषित है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दूरी। साथ ही साथ यहाँ पे इत्यादि, ये सब क्या है, अपरिभाषित शब्द है। इसी के साथ में अब दिया हुआ है इसका जो पांचवा भाग दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है, वर्ग का परिभाषा हम लोग को बताना है। तो सब जानते हैं वर्ग क्या होता है, एक आकृति होता है जिसमें चार भुजाएं होती हैं और प्रत्येक भुजा क्या होती है, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो इसको यहाँ पे हम लोग पहले ये समझिए कि वर्ग क्या होता है। जैसे एक ये हो गया है, एक ये वर्ग है, ये भी ये और ये आपस में ये चारों क्या हैं, आपस में ये चारों बराबर हैं। तो यही क्या हो गया, इसका वर्ग। और इनके बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, इनके बीच का जो अंदर का कोण है वो 90 डिग्री है सब में, यहाँ भी यहाँ सब जगह 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अब वर्ग का परिभाषा भी लिख देते हैं। वर्ग का परिभाषा क्या होता है, वर्ग एक आकृति है जिसमें चार भुजाएं होती हैं तथा प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, जिनके अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। तो अब इसमें अपरिभाषित शब्द क्या क्या हो गया, इसमें अपरिभाषित शब्द सबसे पहले तो भुजा क्या होता है, ये भी क्या है, अपरिभाषित शब्द है। उसके बाद और क्या है, प्रत्येक कोण, तो ये कोण भी क्या है, यहाँ पे अपरिभाषित शब्द है। तो ये सब इसमें क्या है, वर्ग में अपरिभाषित शब्द है। तो इसी के साथ हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी क्या होता है, समाप्त होता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ फिर से बताना चाहूँ कि जो मैं परिभाषा लिखवाया हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसी परिभाषा को अपने एग्ज़ाम में या अपने नोट्स में लिखें। जो परिभाषा आप लोग को ज़्यादा अच्छा लग रहा हो या ज़्यादा ईजी लग रहा हो, या भले ही आप उसको गूगल से निकालें, यूट्यूब से निकालें, या आपके टीचर पढ़ाए हो, या कहीं आपको और कहीं से पता चला हो, तो जो भी परिभाषा आप लोगों को ईजी लग रहा हो आप लोग उसी परिभाषा को लिखिएगा, ठीक है। अब इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा समाप्त है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला अभिधारणा क्या दिया है, दो भिन्न बिंदुओं ए और बी
दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। इसके लिए पहले तो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या बोला है, दो भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर, यानी यहाँ पे पहला नंबर क्या अभिधारणा जो है वो क्या कह रहा है, दो भिन्न बिंदु A है और B दिया हुआ है, A और यहाँ पे A दिया है और यहाँ पे B दिया हुआ है, इसको हम लोग रेखा से मिला दिए। एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित है, यानी यहाँ पे इसके बीच में क्या है, एक तीसरा बिंदु C स्थित है। अभिधारणा एक के अनुसार तो यही रेखा हमारा बन रहा है। अब इसके बाद अभी जो दूसरा वाला अभिधारणा दिया है इसमें क्या बोला है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। इसे थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। क्या बोल रहे हैं, इसमें भी 3 बिंदु है विद्यमान, यहाँ A है, B है और C है, लेकिन ये तीनों क्या है, एक रेखा में विद्यमान है। लेकिन दूसरा वाला जो हमारा अभिधारणा है वो क्या कह रहा है कि यहाँ भी कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो इसका आकृति हम लोग कैसे बना सकते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु A है। अब इस C को हम लोग बीच में लेकर के यहाँ क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं, ये C हो गया और ये हमारा B हो गया। तो ये जो तीनों जो बिंदु हैं वो एक रेखा पे थोड़ी है, ये अलग अलग रेखा पे हो गया है। तो अब इस तरह से हमारा क्या बन गया, अभिधारणा 2 के लिए भी आकृति बन गया। अब इसके बाद इस प्रश्न में हमको क्या कह रहा है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो इस पर अपरिभाषित शब्द बिल्कुल है। क्या क्या है अपरिभाषित, बिंदु क्या होता है ये भी अपरिभाषित है, फिर यहाँ पे रेखा है इन दोनों में, तो रेखा भी क्या है, अपरिभाषित शब्द है। तो इसमें यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले तो अपरिभाषित शब्द, अपरिभाषित। तो पहला वाला जो था इसका उत्तर हम लोग लिख दिए, क्या इन अभिधारणा में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो हाँ अपरिभाषित शब्द है, और अपरिभाषित शब्द क्या क्या है, बिंदु है, रेखा है, यहाँ पे आदि लगा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसके आगे पूछ रहा है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है। अविरोधी पहले समझिए ना क्या होता है, अविरोधी यानी जिसके में विरोध ना हो, विरोधी यानी विरोध होने वाला, और अविरोधी यानी उनके बीच में कोई विरोध नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कोई विरोध है क्या, इन दोनों के बीच में कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्थिति में है, ये अलग स्थिति है और ये अलग स्थिति है। अगर दोनों को एक ही स्थिति में अलग अलग बताता तब ना इसमें विरोध होता है। अब दोनों तो अलग अलग है, ये अभिधारणा 1 है ये वाला, और ये वाला अभिधारणा 2 का स्थिति है, तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया है हाँ यह अभिधारणा अविरोधी है क्योंकि यह 2 अलग अलग स्थितियों के लिए दिया गया है। अगर एक ही स्थिति के लिए दिया रहता तो ये क्या होता, अविरोधी नहीं होता, यानी इसके बीच में विरोध होता है। अब इसके बाद इसमें हमसे और क्या पूछ रहा है प्रश्न में, इसके बाद हमसे प्रश्न में पूछ रहा है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। तो अब अगर इसको हम लोग देखें स्थिति 1 और स्थिति 2 को, तो ये यूक्लिड की अभिधारणा से तो प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन इसमें यूक्लिड का जो अभिगृहित 5.1 आप लोगों को मैं बताया हूँ उसका अनुसरण जरूर कर रही है। जो 5.1 था हमारा अभिगृहित, वो क्या कहता था, दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यानी ये जो 2 बिंदु हैं इनसे केवल एक ही रेखा खींचे हैं, इन 2 बिंदुओं से भी केवल एक ही रेखा खींचा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींचा गया है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो हमको अभिधारणा दिया हुआ है ये यूक्लिड के अभिधारणा से तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन यूक्लिड के अभिगृहित 5.1 का अनुसरण जरूर कर रहा है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया हूँ, नहीं ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यह यूक्लिड की अभिगृहित 5.1 क्या है, यूक्लिड का अभिगृहित 5.1 दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है का अनुसरण जरूर करता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि 2 बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग एक आकृति खींच लेते हैं। यहाँ पे ये यहाँ से ये एक हम लोग आकृति खींच लिए, ठीक है। अब
अब इसमें हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु हमारा यहाँ पे ए है, एक बिंदु यहाँ पे हमारा बी है, और इसके बीच में क्या बोल रहा है, सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर ए बी, यानी सी इसके क्या है, बिल्कुल बीचों बीच में है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ए सी या ए सी बराबर बी सी होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं चित्र, है ना, इस चित्र अनुसार क्या हो गया हमारा, ए सी बराबर बी सी हो गया। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अगर हम लोग ए सी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ए सी को जोड़ने पर, दोनों में हम लोग अगर ए सी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी प्लस ए सी बराबर हो जाएगा बी सी प्लस ए सी के। अब आप लोग, अब ये कैसे बराबर हुआ, ये बराबर हुआ अभिगृहित जो हम लोग का 2 था उसके अनुसार। अभिगृहित 2 क्या बोलता था, यदि 2 बराबरों में बराबर को जोड़ा जाए, ए सी और बी सी आपस में बराबर थे, इसमें 2 बराबर हम लोग जोड़ देंगे, ए सी और इसमें ए सी दोनों आपस में बराबर है, तो इसका जो पूर्ण भी आएगा क्या आएगा, बराबर आएगा, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं इसको, आपको क्या है तो लिख दीजिए यहाँ पे अभिगृहित 2 से, क्या बोलता है अभिगृहित 2, यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद ए सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, 2 ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 ए सी बराबर है, तो बराबर, अब बी सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, ये बी सी हो गया और ये ए सी हो गया, ये मिला कर कितना ए बी के बराबर हो जाएगा। जैसे ये बी सी यहाँ से यहाँ तक और ये ए सी, ये पूरा कितना है, ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे किसके बराबर हो गया, ये ए बी के बराबर हो गया। कैसे हुआ बराबर, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, चूँकि ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी है, इस वजह से क्या हो गया। अब इसके बाद हम लोग इस 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी बराबर 1/2 ए बी होगा। और हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ भी करना था ए सी बराबर 1/2 ए बी, जो कि हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिद्ध हुआ। अब इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें क्या था, उसमें इस तरह से अगर हम रेखा खींचे ये, तो उसमें जो एक बिंदु ए था, एक बिंदु बी था और एक बिंदु सी था। ये ए था हमारा, ये बी और सॉरी ये बी था और ये सी था। इसमें सी क्या है, इस ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब इस प्रश्न में हमको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यानी इस जो एक रेखाखंड है इसे केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं कि एक रेखाखंड में 2 मध्य बिंदु हैं या एक से ज़्यादा मध्य बिंदु हैं। उसके बाद हम लोग खुद को गलत साबित कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि एक रेखाखंड में केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि रेखाखंड जो ए और बी है इसमें 2 मध्य बिंदु हैं, एक सी है और एक डी है। इसको हम लोग मान लिए हैं ना, डी को यहाँ पे हम लोग लिखे माना, इसको ब्लू पेन से लिख देता हूँ, ए बी के मध्य या बीच में मध्य बिंदु सी और डी है। यानी इस जो ए बी है इसका मध्य बिंदु सी भी है और डी भी है, इसको हम लोग मान लिए। तो इस स्थिति में ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी हो जाएगा। इस स्थिति में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में प्रूफ किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या प्रूफ किए थे कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो इस स्थिति में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 1/2 ए बी आ जाएगा और साथ ही साथ क्या आ जाएगा हम लोग का ए डी बराबर भी आ जाएगा।
AD बराबर 1/2 AB आ जाएगा। ये कैसे आया? ये क्वेश्चन नंबर 4 से आया। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? AC 1/2 AB के बराबर है और AD 1/2 AB के बराबर है। तो AC और AD भी आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से AC बराबर AD, समीकरण 1 और 2 से AC बराबर AD हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चित्र देखें इसका, तो चित्र में क्या है? यहाँ पे इसमें जो AC है इसका बीच का दूरी कितना है? AC के बीच का दूरी यहाँ से यहाँ तक है और AD के बीच का दूरी कितना है? AD के बीच का दूरी यहाँ से यहाँ तक है, जो कि क्या है? AC से बड़ा है। तो वास्तव में ये संभव हो सकता है? ये संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यह संभव तभी है जब C व D दोनों एक ही बिंदु पर हो। यानी ये इस स्थिति में तो ये संभव नहीं है। ये संभव कब होगा? जब ये जो C और D दोनों एक ही बिंदु पर होंगे। इसका मतलब है जहाँ पे C है इसी में अगर कोई बिंदु D है इधर ना रह करके, तो ये जो स्थिति आया AC बराबर AD, ये क्या है? ये संभव हो सकता है। इस स्थिति में संभव नहीं है। ये संभव कब होगा? जब है ना हमारा जैसे यहाँ पे A है, ये B है, तो एक ही बिंदु पर C भी होगा और उसी बिंदु पर D भी होगा, तब ये तो जो समीकरण हमारा 3 आया है ये संभव है। तो इसमें लिखें। अब इसी के साथ हम लोग का क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया। तब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, अतः एक रेखाखंड का केवल एक, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, ही मध्य बिंदु होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या होता है? समाप्त होता है। इसमें कुछ नहीं किए, क्या किए हम लोग यहाँ पे मान लिए कि AB का 2 मध्य बिंदु है, C और D है। उसके बाद खुद को हम लोग गलत साबित कर दिए। तो जब 2 मध्य बिंदु माने तो AC बराबर 1/2 AB आ गया। कैसे है? क्वेश्चन नंबर 4 से। इसी तरह से AD बराबर भी 1/2 AB आ जाएगा। तो अब जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो AC और AD भी क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे देखने के लिए वास्तव में संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये संभव तभी है जब C व D दोनों क्या होंगे? एक ही बिंदु पर होंगे। अलग अलग बिंदु पर होंगे तो ये संभव नहीं है। इस लिए क्या हो गया? आता है एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ये सिद्ध हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का समाप्त होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और उसको समझ करके हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। अब यहाँ पे हमको एक आकृति दिया हुआ है 5.10 में। इसमें क्या बोल रहा है कि जो A से C है, AC ये क्या है? B और D के बराबर है। यानी AC के बीच जितना दूरी है उतनी ही दूरी B और D के बीच है। तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। तो हम लोग सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, ये आपस में क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले तो हम लोग को जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है? AC बराबर BD। अब इसके बाद अगर हम लोग आकृति 5.10 में अगर हम लोग गौर करें तो हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा? इसको यहाँ पे लिख सकते हैं आकृति 5.10 से 5.10 जो आकृति है इससे क्या है? A और C को अगर हम लोग देखें AC, तो AC किसके बराबर है? AB प्लस BC के बराबर है। यानी यहाँ से AB और ये BC, इन दोनों को अगर मिला दे तो क्या बन रहा है? AC बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC। इसको मान लेते हैं समीकरण, ये हमारा 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इसी तरह से इस आकृति में अगर हम लोग BD को देखें तो ये किसके बराबर है? BC प्लस CD के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BD बराबर BC प्लस CD। ये क्या हो गया हमारा? समीकरण 3।
अब समीकरण 2 और 3 से AC और BD का मान हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में AC व BD का मान समीकरण 2 व 3 से रखने पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, AC की जगह पे AB प्लस BC। तो यहाँ पे लिख देंगे AB प्लस BC बराबर BD का मान क्या आ गया है, BC प्लस CD। तो यहाँ पे लिख देंगे BC प्लस CD। अब इस BC को हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ये हो गया AB प्लस BC पहले से दिया हुआ था, ये BC इधर आया तो प्लस में, इधर आया तो माइनस में हो गया, माइनस का BC बराबर CD। ये प्लस BC है, ये माइनस BC है, आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो AB के यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, AB बराबर आ गया CD। और हमको प्रूफ भी क्या करना था, प्रूफ भी करना था AB बराबर CD। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिद्ध हुआ। इसमें हम लोग को करना कुछ नहीं था, सिर्फ पहले AC बराबर BD जो दिया हुआ उसको हम लोग यहाँ पे लिखिए, समीकरण 1 मान लिए। फिर इस AC का जो यहाँ पे 5/10 आकृति है, इससे AC का वैल्यू को निकाल लिए। क्या है AC का वैल्यू, AB प्लस BC। इसी तरह से BD का भी वैल्यू निकाल लिए, BC प्लस CD। अब इस AC और BD के मान को समीकरण 2 और 3 से समीकरण 1 में रख दिए तो हमारे पास AB बराबर CD आ गया, जो कि हमारा क्या करना था, सिद्ध करना था। अब इसी के साथ इस प्रश्नावली 5.1 का एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, यूक्लिड की अभिगृहित की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। 5वीं अभिधारणा से संबंधित क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5वीं अभिगृहित का बात किया है। तो सबसे पहले तो जो हमारा 5वां अभिगृहित है वो क्या है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अभिगृहित 5 क्या होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये हमारा पूर्ण है, ये पूरा एक रोटी है, इसमें से एक टुकड़ा को हम लोग क्या किए, खा लिए। तो हमारे पास कितना बचा, इतना बचा है। यानी इस भाग 1 और भाग 2 को मिला करके हमारे पास क्या बन रहा था, पूरा भाग बना था, मतलब पूरा रोटी बन रहा था इस टुकड़ा और इस टुकड़ा को मिला करके। तो ये क्या है, अभिगृहित जो है यूक्लिड का 5वां अभिगृहित है। तो इसको हम सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, इसको सर्वव्यापी सत्य इसलिए माना जाता है क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में अगर हम लोग चले जाएं, और रोटी के अलावा जरूरी नहीं कि सिर्फ रोटी हो, कोई भी वस्तु हो, हर वस्तु के लिए क्या होता है, ये जो अभिगृहित 5 है ये सत्य होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसका जो कारण है उसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना कारण भी लिख दिए हैं। अभिगृहित 5 को सर्वव्यापी सत्य इसलिए माना जाता है क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य होता है। इसी के साथ प्रश्न 7 हमारा समाप्त होता है और इसके साथ ही साथ प्रश्नावली 5.1 भी हमारा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब बहुत जल्द हम लोग एक नए अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर आप लोगों को इस पूरे वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो का PDF आपको MD सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।